welcome to my channel Infinity Mail Sandhu. So today we are going to discuss very important topic of 12th class इकोनॉमिक्स और आगे जो फर्दर क्लासेस हैं जैसे ग्रेजुएशन वगैरह हो गया वहाँ भी आपको इसका काफ़ी यूज़ है. नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स. सो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम. सो नेशनल इनकम बेसिकली इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम. जो भी आपकी फैक्टर इनकम होती है, फैक्टर इनकम कौन सी होती है, जैसे हमारे चार जो आपके 4 फैक्टर होते हैं. लैंड, ठीक है, उसके बाद लेबर, लैंड लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, ये आपके 4 फैक्टर होते हैं. अब इन 4 फैक्टर के बदले में जो भी आपके पास इनकम आती है, जैसे लैंड के बदले में रेंट आता है, लेबर के बदले में वेजेस आती हैं, सैलरीज आती है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट आता है और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट आता है. तो सारा का सारा वो किसका पार्ट है, आपका नेशनल इनकम का पार्ट है. और यहाँ पे सिर्फ आपने फैक्टर इनकम को काउंट करना है, दूसरी इनकम को यहाँ पे काउंट नहीं करना. ठीक है. एंड लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, इसका जो ऑनर है अकॉर्डिंग टू सर्कल फ्लो ऑफ इनकम वो है हाउस होल्ड. सो हाउस होल्ड विल गेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द प्रोड्यूसर. और जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट करेगा इन सोर्स को यूज़ करने के बदले में. ठीक है. सो इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन एन अकाउंटिंग ईयर. कि मतलब अकाउंटिंग ईयर में जो भी उसकी फैक्टर इनकम है उसको क्या करना है, ऐड करना है विद इन और आउटसाइड द कंट्री. ठीक है. अब इसमें 2 कंसेप्ट आपके मेन यूज़ हुए हैं कि पहले तो आ गया आपका फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इट रेफर टू द अचीव्ड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडिंग हिज फैक्टर सर्विस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. जब हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में ये दोनों फ्लो चलता है तो हाउस होल्ड क्या करता है, इसे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर को. ठीक है. और इसके बदले में ये क्या करता है, उसे फैक्टर पेमेंट करता है. लैंड के बदले में रेंट प्रोवाइड करता है, लेबर के बदले में वेजेस हो गया, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट हो गया और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट हो गया. तो जो हाउस होल्ड के पास जो पैसा आता है वो क्या हो जाती है, इसकी फैक्टर इनकम हो जाती है. ठीक है. इसके अलावा एक दूसरी होती है आपकी ट्रांसफ़र इनकम. ट्रांसफ़र इनकम कह लो या आप इसे कह लो यूनिलेटरल. ठीक है. आप यहाँ इसे लिखते हो वन साइडेड, जो एक साइड से ही पेमेंट होती है. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल कि जैसे स्कॉलरशिप वगैरह हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, तो जो गवर्नमेंट है वो लोगों को प्रोवाइड करती है फॉर द वेलफेयर. अब उसमें जो भी ये पैसा आ रहा है, जो सैलरी उनकी ओल्ड एज पेंशन आ रही है, जहाँ स्कॉलरशिप वगैरह आ रही है, तो वो उसकी क्या है, वो इनकम नहीं है, वो उसकी अर्निंग नहीं है. ठीक है. वो क्या है, एक हेल्प है जो उसे प्रोवाइड की जा रही है एक चैरिटी की तरफ से, या हम कह सकते हैं एक डोनेशन की तरफ से. तो ऐसी जो भी पेमेंट होगी उसे क्या कहेंगे, ट्रांसफर इनकम कहेंगे. और इसे यहाँ पे नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता. नेशनल इनकम में किसको काउंट किया जाता है, सिर्फ फैक्टर इनकम को ही काउंट किया जाता है. ठीक है. उसके बाद इसका जो नेचर होता है कि नेशनल इनकम में इसको काउंट किया जाता है और डोमेस्टिक इनकम में भी जो सिर्फ फैक्टर इनकम को ही काउंट किया जाता है. अब इसमें जो ट्रांसफर इनकम है ना तो इसे नेशनल इनकम में काउंट करते हैं और ना ही इसे क्या करते हैं, डोमेस्टिक में काउंट करते हैं. ठीक है. ये आपका अर्निंग कंसेप्ट है, बिकॉज ये अर्निंग हुई है, लैंड के बदले में रेंट मिला है, लेबर की है तो उसके बदले में वेजेस या सैलरी मिली है, तो ये आपका अर्निंग है. और ये वाला आपका अनअर्नड है, मतलब इसे कमाया नहीं गया, ये सिर्फ क्या है, एक डोनेशन है या एक चैरिटी है. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें फिर यहाँ पे काउंट होती हैं. ठीक है. आपके नेशनल इनकम में इसमें जो फैक्टर इनकम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट आ जाता है आपका प्रॉफिट काउंट होता है. ठीक है. इंटरेस्ट लगा हो गया, वेजेस हो गया, रेंट वगैरह हो गया, तो ये तो सारे काउंट होते हैं. अब इसमें काउंट क्या नहीं होता, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है. ठीक है. स्कॉलरशिप पे यहाँ पे जो आ जाती है. ठीक है. इसके अलावा जो ओल्ड एज पेंशन वगैरह हो गया. ठीक है. ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे काउंट नहीं होती, इसे कहा जाता है भाजो यहाँ से. ठीक है. उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू होता है वो होता है आपका नॉर्मल रेजिडेंट का. वहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता है कि नॉर्मल रेजिडेंट. अब नॉर्मल रेजिडेंट होता क्या है, ये 2 चीज़ें होती है, एक होती है सिटीजनशिप और एक होती है आपकी रेजिडेंटशिप. तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो नॉर्मल रेजिडेंट है हु कंप्लीटिंग देयर 365 डेज इन अ कंट्री, मोर देन 365 मतलब हम कह सकते हैं 1 ईयर से ज़्यादा उसे टाइम वहाँ पे हो गया, एंड हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है. सो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर टू द इंडिविजुअल or a institution who ordinarily residing in a country and whose center of economic interest also lies in that country. कि जो उसका एक आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द सेंस जो उसकी कंजप्शन है, प्रोडक्शन है, सेविंग है. ठीक है. वो इन्वेस्टमेंट वगैरह हो गया, वो सारी उस कंट्री में लाई करती है, तो वो क्या हो जाएगा, उस कंट्री का नॉर्मल
रेजिडेंट हो जाएगा। अब ये जो सिटीजनशिप है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। सो ही इज़ कॉल्ड अ नॉर्मल रेजिडेंट सिंस ही नॉर्मली लिव्स इन अ कंट्री हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट द पीरियड ऑफ स्टे शुड बी एट लीस्ट 1 ईयर और मोर, मतलब 1 ईयर तो होना ही चाहिए। 365 डेज जो है उनसे ज़्यादा अगर उसने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, तो उस कंट्री का क्या माना जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जो मेन कंसेप्ट है, एक तो हो गया आपका मोर देन 1 ईयर की वो वहाँ पे स्टे करना चाहिए, और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द सेंस उसकी अर्निंग हो गया, स्पेंडिंग हो गया, अकोमोडेशन वगैरह हो गया, मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट वगैरह, सारी चीज़ें जो हैं, जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस कंट्री में लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें हैं कौन कौन सी अब जो नॉर्मल में काउंट नहीं होती। अब जो फॉरेन टूरिस्ट हैं या विजिटर हैं, ठीक है, वो विजिट करने के लिए आए कंट्री के लिए, रिक्रिएशन के लिए या हॉलीडेज़ के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्टडी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वो यहाँ पे उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा जो फॉरेन स्टाफ है, एम्बेसी में, ऑफिशियल्स में, डिप्लोमेट्स में एज मतलब काम करते हैं, ठीक है, आर्म फोर्स में काम करते हैं, तो इसको भी यहाँ पे हम काउंट नहीं करते। उसके अलावा जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ वगैरह हो गया, डब्ल्यूएचओ वगैरह हो गया, तो यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे क्या है, काउंट नहीं होते। बट अगर वो अपना टाइम ज़्यादा कंप्लीट कर लेते हैं, 1 ईयर से ज़्यादा उन्हें हो जाता है, फिर उसको काउंट कर लिया जाता है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ ऑफ अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर द कंसिडर एज रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री टू विच दे आर नॉट दे बिलोंग not of an international area. For example, American working in a UNA office located in India will be treated as a normal resident of America. कि अभी यहाँ पे जैसे कोई अमेरिका का बंदा है, तो यहाँ पे कोई ऑफिस बन गया इंडिया में यूएनओ का, तो वहाँ पे काम कर रहा है, तो वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, अमेरिका का। ठीक है जी। अब इसमें जो मैसी वगैरह हो गया, क्रिस वगैरह हो गया, ये सारे क्या है, ये हमारे लिए नॉन रेजिडेंट है। अब जो विराट कोहली हो गया, ये क्या है, यहाँ पे रेजिडेंट है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई आया या स्टडी के लिए आया, तो ये सारे यहाँ पे क्या है, काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें नॉर्मल में काउंट नहीं होती। अब नॉर्मल में काउंट नहीं होंगे तो इट मीन्स ये नेशनल में भी काउंट क्या होगा, नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि इफ़ द एम्प्लॉयर्स आर वर्किंग फॉर मोर देन 1 ईयर इन सच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे बिकम द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन विच सच इंस्टीट्यूशन आर लोकेटेड। मतलब कि अगर सपोज कि कोई अमेरिकन बंदा है, यहाँ पे इंडिया में ऑफिस है, वहाँ पे वो काम कर रहा है, बट उसे 1 साल से ज़्यादा यहाँ पे हो गया, तो ज़्यादा टाइम हो गया, तो वो उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे काउंट कर लिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है कि बॉर्डर वर्कर्स हु लिव नियर द इंटरनेशनल एरिया बॉर्डर एंड क्रॉस द बॉर्डर इन रेगुलर बेस। जो रेगुलर बेस पे जो है बॉर्डर क्रॉस कर लिए, कभी इस साइड आगे, कभी उस साइड आगे। अब वो जहाँ पे वर्क करता है, फिर वहाँ पे नहीं, जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं, वो वहाँ के जो है रेजिडेंट उसको माना जाएगा। ठीक है, जिस भी कंट्री के वो करते हैं। उसके बाद जो सिटीजनशिप है और रेजिडेंटशिप है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट कंसेप्ट है। अब जो सिटीजनशिप है ये आपका लीगल कंसेप्ट है। जैसे हमारा यहाँ पे बर्थ हो गया, तो हम इंडिया के क्या बन गए, रेजिडेंट बन गए। या हमने कोई बंदा बाहर से आया, फॉरेन से आया, तो उसे काफ़ी टाइम यहाँ पे हो गया, फिर उसने अप्लाई किया कि हाँ मुझे यहाँ की सिटीजनशिप चाहिए, तो इंडियन जो लॉ वगैरह है उसके अकॉर्डिंग जो सिटीजनशिप मिल जाती है, ठीक है, तो फिर वो क्या आ जाता है, इंडिया का सिटीजनशिप जो उसे मिल जाती है, तो वो सिटीजन क्या है, यहाँ पर इंडिया का बन जाता है। ठीक है, मतलब उसे अप्लाई करना पड़ता है सिटीजनशिप के। ये 2 तरीके हैं सिटीजनशिप लेने के। और जो रेजिडेंटशिप है, तो ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी पे अप्लाई करता है, और आपका जो टाइम पीरियड है यहाँ पे अप्लाई करता है। अगर आपने 1 ईयर से ज़्यादा किसी कंट्री में कंप्लीट कर लिया है, उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वहाँ पे वो लाइक करता है, तो फिर वो क्या बन जाता है, उस कंट्री का रेजिडेंटशिप उसे वो मिल जाती है, वो नॉर्मल रेजिडेंट वो वहाँ का काउंट हो जाता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ होगी। उसके बाद आ जाती है आपकी डोमेस्टिक इनकम। सो उसमें नेशनल इनकम में विद इन एंड आउटसाइड दोनों को काउंट किया था, बट यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी। कि जो हमारी इंडिया में जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, जो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है, वहाँ पे वो लाई करता है, तो काउंटिंग में जो भी उसकी इनकम होगी उसको काउंट किया जाएगा। जैसे लैंड के बदले में रेंट वगैरह हो गया, ठीक है, वेजेस वगैरह हो गया, इंटरेस्ट वगैरह हो गया, प्रॉफिट हो गया, इनको ही ऐड किया जाएगा डोमेस्टिक में। अब फिर डोमेस्टिक में अगर ये चीज़ें काउंट की जाएगी, तो फिर डोमेस्टिक और नेशनल में फ़र्क क्या रह गया। अब जो आपकी ये डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है, और दूसरी आपकी नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम। अब जो भी इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट की जाएगी, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ विद इन ही काउंट होगा, आउटसाइड को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। और नेशनल इनकम में विद इन भी, और जो बाहर से पैसा आएगा वो भी यहाँ पे क्या है, काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब जब
इसमें जब हम डोमेस्टिक इनकम में NFIA प्लस कर देंगे, NFIA क्या आता है, नेट फैक्टर्ड इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर्ड इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब नेट फैक्टर्ड इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि वहाँ से फॉरेन से हमारे इंडिया में यहाँ पे पैसा आ रहा है, उन्होंने कोई हमारे फैक्टर सर्विस को यूज़ किया, तो उसके बदले में वो हमें क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। और सेम एज टीज़ हमने भी उनके कुछ सर्विस को यूज़ किया, तो हमने भी क्या कर दी, फैक्टर पेमेंट कर दी। अब जो पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है और जो पैसा हमारी कंट्री से आ रहा है, उन दोनों का डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब जब नेशनल से आपने डोमेस्टिक की तरफ जाना होता है, मतलब नेशनल से डोमेस्टिक इनकम आपने फाइंड करनी होती है, तो फिर आपने क्या करना होता है, NFIA को माइनस कर देना होता है, ठीक है जी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है आपका, डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में। होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। उसके बाद यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है कि वेरावर आवर पर्सन एंड गुड्स कैन फ्रीली मूव, जहाँ पे हमारे गुड्स जो हैं, जो हमारे पर्सनस हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, जहाँ पे कोई रोक टोक वगैरह नहीं है, तो वो क्या माना जाएगा, वहाँ पे जो डोमेस्टिक टेरिटरी का जो है वो पार्ट माना जाएगा। क्लियर है जी, होप ये चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर होगी। अब सुनो आगे जो आपका कंसेप्ट 3 है, इकोनॉमिक टेरिटरी, या हम कह सकते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी इज अ जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन एंड गुड्स कैपिटल कैन सर्कुलेट फ्रीली, कि यहाँ पे जो हमारे जो गुड्स हैं, जहाँ पर्सनस हैं, जहाँ कैपिटल वगैरह है, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, कोई ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। दोज पार्ट ऑफ अ पोलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री वेयर गवर्नमेंट डज नॉट इंजॉय दीज फ्रीडम आर डीम्ड टू बी आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। फॉर एग्जाम्पल किसी और कंट्री की एम्बेसी है, वहाँ पे हमारा इंडियन नहीं ऐसे नहीं जा सकता, मतलब उसको पूछताछ वगैरह की जाएगी, उसके जो डॉक्यूमेंट वगैरह वो चेक करके फिर उसे आगे इंटर होने दिया जाएगा। हम फ्रीली वहाँ पे मूव नहीं कर सकते, हम वहाँ पे कोई अपनी चीज़ें नहीं रख सकते, ठीक है। सो सेम लाइक दैट। उसके बाद जैसे हमें एग्जांपल दी है कि एम्बेसी ऑफ अ अदर कंट्री लोकेटेड इन इंडिया आर नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया एज दे आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इंडिया गवर्नमेंट, दे आर ट्रीटेड द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्री। सपोज यहाँ पे इंडिया की जो है वो बाउंड्री है, यहाँ पे किसी और कंट्री की क्या बन गई, एम्बेसी बन गई। अब है तो ये इंडिया में, ठीक है, बट ये इंडिया गवर्नमेंट इसको चला नहीं रही, तो ये इंडिया का पार्ट नहीं है, इसको यहाँ पे इसकी जो इनकम है उसको डोमेस्टिक में काउंट नहीं किया जाएगा, फिर इसे क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। होप अभी आपको NFI वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो जो ये वाली हमारी जो फैक्टर पेमेंट होती है, जहाँ पे सपोज अगर हमारे बंदे यहाँ पे काम भी करते हैं, तो वो एक क्या करते हैं, उन्हें फैक्टर पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इंडिया में कोई और कंट्री की एम्बेसी है, तो वो जो भी वहाँ पे इनकम हो रही है, तो वो जिस कंट्री की एम्बेसी है उसकी डोमेस्टिक का पार्ट है, हमारी डोमेस्टिक का पार्ट नहीं है। किसी और कंट्री में या वहाँ पे हमारी इंडिया की एम्बेसी है, तो वो हमारा डोमेस्टिक का पार्ट है, ठीक है जी। उसके बाद एम्बेसी हो गया, कंसल्टेंट वगैरह हो गया, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो गया, ठीक है, फॉरेन कंट्री, तो ये सारे क्या है, यहाँ पे काउंटर नहीं होते। अब जापानीज एम्बेसी इन इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ जापान। अब जापान की एम्बेसी है, तो वो चाहे इंडिया में बनी हुई है, बट वो किसका पार्ट माना जाएगा, आपका जापान का ही माना जाएगा। उसके बाद जैसे UN वगैरह हो गया, WHO वगैरह हो गया, ये सारे जोग्राफिकल यहाँ पे एरिया में लाई करते हैं। इन एडिशन टू पोलिटिकल फ्रंटायर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड शिप्स, एयरक्राफ्ट अराउंड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल बिटवीन द टू और मोर कंट्री। अब जैसे कि यहाँ पे शिप्स वगैरह होती है या एयरक्राफ्ट वगैरह होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो इंक्लूड हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जो एयर इंडिया है तो वो इंडिया का, बट वो कहाँ पे चल रहा है, रशिया और जापान में। सिमिलरली प्लेन्स ऑपरेटेड बाय द सिंगापुर और एयरवेज बिटवीन इंडिया एंड जापान आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ सिंगापुर। अब जो यहाँ पे सिंगापुर और इंडिया के बीच में जो एयरवेज चल रही है, तो वो किसका पार्ट है, आपको वो सिंगापुर का पार्ट है। फिशिंग वेसल जो होती हैं, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस रिंग्स वगैरह हो गया, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हो गया, ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर where they have a exclusive right of operation. For example, fishing boats operated by the Indian fishermen in the international waterways of Indian Ocean will be considered as the part of domestic territory of India. अब जो इंटरनेशनल बाउंड्री वगैरह होती है, जहाँ पे जो फिशरमैन वगैरह होते हैं, जो हमारे मछुआरे वगैरह होते हैं, मच्छी पकड़ने के लिए जाते हैं, तो वो क्या है, जहाँ पे जिस कंट्री का वो है उसके उसी के पार्ट माना जाएगा, ठीक है।
उसके बाद एम्बेसी, कंसल्टेंट एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। फॉर एग्जांपल इंडियन एम्बेसी इन रशिया इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें डिस्कस कर ली हुई है। उसके बाद कंसल्टेंट इन ऑफिस बिल्डिंग यूज्ड बाय द कैजुअल कैन ऑफ ऑफिसर commissioned by the government to the reside the foreign country in to promote the interest in the country which they are belong, मतलब जिस कंट्री को वो बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको माना जाता है। ठीक है जी, जैसे ये आपके लिए एक ईजी अंडरस्टैंड करने के लिए ये चार्ट को बनाया गया है। जैसे आपके यूएस एम्बेसी वगैरह हो गया, यूएन वगैरह हो गया, WHO में जो बंदे आपके काम करते हैं, ठीक है, ये आपका इंटरनेशनल वाटरवेज हो गया। तो इन चीज़ों को यहाँ पे काउंट किया जाता है, जहाँ पे प्लस का साइन बना हुआ है, जिसको नहीं किया वहाँ पे माइनस का साइन बना हुआ है। ठीक है जी, तो ये एयर इंडिया वगैरह हो गया, उसके बाद इंडियन एम्बेसी वगैरह हो गए, सारे क्या है यहाँ पे काउंट किए जाते हैं। सो उसके बाद नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। अब एक और चीज़ समझ लो, यहाँ पे जो नेशनल इनकम है उसको लिखा जाता है NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और जो डोमेस्टिक इनकम है उसे लिखा जाता है NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी, सो जहाँ पे ये आपका NNP एट FC है, इट इज़ द नेशनल कंसेप्ट, इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द इंटायर वर्ल्ड, कि पूरे इंटायर वर्ल्ड में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं जो हमारे इंडिया का पार्ट है, तो उसको यहाँ पे नेशनल में काउंट किया जाता है। उसके बाद ये आपका नेशनल कंसेप्ट है, इट इंक्लूड फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, जो भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी है, जो वहाँ पे इनकम जो भी जनरेट होगी उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे NFI को इंक्लूड किया जाता है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इट इन कंसीडर ऑल प्रोड्यूसर हु विल नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री की, जो भी हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट है उनकी जो इनकम को यहाँ पे काउंट किया जाएगा। और इट कंसीडर ऑल द प्रोड्यूसर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, यहाँ पे विद इन मतलब सारे के सारे जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी चीज़ें जनरेट होगी, चलाने वाले चाहे कोई भी हो, चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉर्मल कोई नॉन रेजिडेंट है, उसकी यहाँ पे इनकम को जो है वो डोमेस्टिक में काउंट किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ें मैंने आपको करवा दी। तो इसके बाद ज़्यादा बोर ना होना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप ये चीज़ आपको काफ़ी क्लियर होगी नेशनल इनकम के बारे में, डोमेस्टिक के बारे में। अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।